हाय, मैं सौरभ कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स सेकंड की यूनिट फर्स्ट यानी पूरी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में आज सारी ऑप्टिक्स देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने टॉपिक्स लिखे हुए हैं कुछ बोर्ड पे, मैंने पहले पढ़ाता हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे पहले? अपवर्तन क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे, ये कोई तल है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। अच्छा, ये अपवर्तक तल है। अपवर्तन का मतलब है कि इसमें से लाइट पास हो सकती है। क्या हो सकती है? लाइट पास हो जाएगी इसमें से, तो इसे कहते हैं अपवर्तक तल। ये है, इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, यानी इस माध्यम में जाएगी, तो इसका मार्ग ये होना चाहिए, ये। तो ये मान लीजिए अपने मार्ग से विचलित हो गई। क्या हो गई? अपने मार्ग से विचलित। इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे इसे? अपवर्तित किरण। इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसे? अभिलंब। तो आपसे पूछे कोई अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो या तो उस माध्यम में समा जाती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, ठीक है। इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम ये होता है कि ये जो आपतित किरण है, ये वाली, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में। आप ऐसे मान सकते हो, ये अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरण है और ये आपकी अपवर्तित किरण है। तो ये तीनों किसमें है? एक ही प्लेन में है। ये कितने में? ये देखोगे आप, एक ही प्लेन में है तीनों। तो इसे कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। दो नियम है इसके। पहला नियम मैंने क्या बताया कि ये जो आपतित किरण है, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी एक ही तल में। दूसरा नियम है इसका स्नेल का नियम। इंपोर्टेंट है वो नियम। क्या नियम है? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ये नियम कहता है कि अपवर्तन की घटना में, देखो ये जो कोण होता है इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी जो कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच में होता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और जो कोण आप अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में होता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जा का मतलब होता है हिंदी में, जा कहते हैं साइन को। क्या कहते हैं? साइन को। यानी आपतन कोण की जा, ये साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात मैं बता दूंगा ये कैसे लिखते हैं। ये लिखते हैं, यानी आपतन कोण की जा, यानी आपतन कोण का साइन एंगल और अपवर्तन कोण का आर एंगल का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। इस नियतांक को आप ऐसे पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे इसे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये लिखने का तरीका देख लो, यहाँ अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? सेकंड वाले मीडियम का लिया गया एंगल। यहाँ अगर ये फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट वाले, अगर ये बेग के रूप में लिखा हो तो ऐसे लिखा होगा 1 और 2। इसका मतलब क्या है? आई का मतलब पहले वाले की स्पीड और दूसरे वाले की। ये स्नेल का नियम है किसके रूप में? तरंग की चाल के रूप में। दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती? उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। और ये जो अपवर्तन है ये आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं निर्भर करता? आपतित तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करेगा कौन सा प्रकाश आ रहा है। इसमें दो बातें और होती हैं, एक होती है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। क्या होता है? सघन और विरल। विरल का मतलब होता है कि जिसका अपवर्तनांक कम है, यानी जिसके कण दूर दूर है उस माध्यम को विरल कहेंगे, और जिसके कण पास पास है उसे सघन कहेंगे। यानी दो माध्यम सघन और विरल होते हैं। दो बातें याद रखनी है आपको कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, कहाँ जाएगी? सघन से विरल में। सघन से विरल में जाएगी, यानी मान लीजिए इधर क्या है? पानी है और इधर कांच है, इधर कांच है, तो कांच का वर्णनांक ज़्यादा होता है। जब ये इधर से जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, या दूर हटेगी तो दूर हट जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। और यदि विरल से सघन में आए, विरल से सघन में, से चित्र बना हुआ आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये है एयर
और ये है वाटर। तो आप देख रहे हैं अवलंब की ओर झुक गई है। क्या हुआ? अवलंब की ओर झुक गई। दो बातें और ध्यान रखनी है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुकती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण जैसे अभी आपने ये देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, कहाँ जाती है? सघन से विरल में, तो अविलंब से दूर हटती है। ऐसे मान लीजिए ये है आई, और ये इसका इससे हट गई दूर, भाई दूर हट गई। मान लीजिए आप इस आई को इतना बढ़ाएं, इधर ले आए आई को, मान लीजिए आपने आई को थोड़ा सा और बढ़ा दिया ऐसे, तो क्या हुआ? ये ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, आपने ऐसे इसको बढ़ा दिया, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जो इस पर ये ऐसे हो जाएगी, इस कोण पे ये ऐसे हो जाएगी। इसे कहेंगे आई सी, यानी जिस कोण पे ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। तो हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण का मतलब क्या है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, यह आपतन कोण ही कहते हैं इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण खत्म। क्या कहा मैंने? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है, अभी मैंने स्नेल का नियम कैसे बताया था आपको लिख के, आपको बताया था ऐसे 1n2 साइन आई बट्टे साइन आर। अभी आप कहेंगे ये क्या है? ये लाइट किससे जा रही है? सघन, विरल से सघन में जा रही है। किससे जा रही है? विरल से सघन में। तो आप इस सघन को 2 नंबर दे दें और विरल को 1 नंबर। तो यहाँ आप कैसे लिखते हैं? आप ऐसे लिखते हैं 2n1 साइन आई बट्टे साइन आर की जगह कितना? 90। कितना? 90। आप इसे आई सी लिख सकते हो। तो 2n1 कितना हो गया? ये साइन आई सी, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो यहाँ से देखो 2n1 कितना हो गया? साइन आई और सी। तो यहाँ से इसे उल्टा लिख सकते हैं 1n2, तो ये हो जाएगा 1 साइन आई सी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रांतिक कोण साइन आई सी क्या होता है। तो 1n2 = 1 साइन सी। हम हमेशा सघन टू विरल नहीं लिखते, विरल टू सघन लिखते हैं। ऐसे लिखा हुआ है ना, विरल टू सघन। आप देखोगे यहाँ पे 1 विरल है और 2 सघन है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 2 क्या है? यहाँ 2 विरल है और ये सघन है। ये कैसे लिखा हुआ? सघन टू विरल लिखा हुआ था, A2 1 to n लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया क्रांतिक कोण। अच्छा, यहीं से जन्म लेती है घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। कौन सी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। कौन सी घटना जन्म लेती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो मैं इसी में बता देता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि अभी आप ये देख रहे थे कि क्रांतिक कोण क्या था? ये था IC, यानी इसके लिए आपतन कोण 90 हो गया। मान लीजिए आपने इस कोण को और बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसे बैक हो जाएगी। हाँ या ना भाई? भाई मैंने कहा अभी क्रांतिक कोण पे क्या था? यहाँ थी ये, अभी आप इसे और बढ़ा दीजिए ऐसे। आपने यानी आपने क्या किया? IC का मान और बढ़ा दिया। इस I का मान आपने IC से ज़्यादा कर दिया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से। तब क्या होगा? ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट आएगी। तो हम कहते हैं कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरण क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। कब? कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? 2 शर्तें। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताओ क्या है। तो पहली शर्त यह है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि ये जो आपतन कोण है इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक लिखा है लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति का मतलब क्या? तो लेंस की शक्ति का मतलब इतना है, 2 प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। जो लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जो लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसे कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? ऐसे ये फैलाता है, इसे कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? इसे अपसारी। और जो लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, जो लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है उसे कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं उसे? अभिसारी। तो लेंस का प्रकाश की किरणों को फैलाना और एकत्रित करना एक बिंदु पे, यही उसकी क्षमता होती है। क्या होती है? लेंस की क्षमता। क्या कहा मैंने? कि किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना और इकट्ठा करना की जो क्षमता है वही लेंस की क्षमता होती है। P से डिनोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। P = होता है 1/f, यानी इसकी फोकस दूरी।
किसकी, फोकस दूरी। ये फॉर्मूला होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, या आप इसे ऐसे लिख सकते थे 100/f, लेकिन यहाँ पे f क्या है, सेंटीमीटर में। किसमें फोकस दूरी, सेंटीमीटर, आप कोई सा यूज कर लीजिए। तो ये होती है लेंस की शक्ति, यानी प्रकाश, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने और इकट्ठे करने की जो उसकी क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता होती है। इसका मात्रक डायोप्टर है। P से डिनोट करेंगे, P बराबर होता है 1/f या P बराबर 100/f। यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में, वहाँ फोकस दूरी मीटर में ली गई है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर है, आप अच्छा टॉपिक है, आप याद रखेंगे इसे, सही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म ऐसे होता है, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख लेंगे, मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक है इसमें। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म कौन होता है यहाँ पे, मान लीजिए ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, ये श्वेत प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश का मतलब है एक वर्णी किरण भी कह सकता है इसे, एक वर्णी का मतलब इसमें एक ही कलर का प्रकाश है, एक वर्णी है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में ऐसे, क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किसमें, 7 रंगों में। 7 रंग कौन से होते हैं, विवग्योर, विवग्योर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपको याद रखने हैं। विवग्योर हिंदी में आप इन्हें याद रख सकते हो, बे जा नी हा पी नाला। हिंदी में किससे याद रखोगे, बे जा नी हा पी ना और ला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला और नारंगी और लाल होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको 4-5 बातें याद रखनी इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ पहले कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंगों में विभक्त होती है। 7 रंग कौन से होते हैं, हिंदी में इसे याद रख सकते हैं बेजानिहा पीनाला से, और इंग्लिश में याद रखेंगे विवग्योर नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है क्या है इसमें, इंपोर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लाल रंग की, कितनी, 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम इसकी 3900 या 3800 देख सकते हो कहीं पे। यानी पहला क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा प्रिज्म के लिए किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, तो लाल रंग की 7800, सबसे कम बैंगनी रंग की 3900 एंगस्ट्रॉम। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का। अगर आपसे पूछे जो लाल रंग की चीज़ें जितनी भी है, जैसे लाल रंग का सिग्नल क्यों बनाए जाते हैं, एम्बुलेंस पे लाल रंग से क्यों लिखते हैं, लाल बत्ती क्यों बनाई जाती है, या जो तुम्हारे वो होते हैं क्या कहते हैं उसे, जो सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना या छुपते समय लाल दिखाई देना, तो इसका मतलब क्या है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम हो रहा है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंगनी और जो नीला लिखा हुआ है नीचे ब्लू, इन तीनों का प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है, तो ये ज़्यादा फैल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी। प्रिज्म के लिए किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की। सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होता है, बैंगनी रंग का। सबसे ज़्यादा विक्षेपण कम किसका होता है, लाल रंग का, ठीक है। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। अगला टॉपिक है आपके पास निकट दृष्टि दोष, नेत्र की समंजन क्षमता। ये इंपॉर्टेंट है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब है कि किसी आंख की वह क्षमता, यानी किसी स्वस्थ आंख की वह क्षमता जो अपने सबसे अधिक निकटतम और सबसे दूर बिंदु को आसानी से देख पाए। भाई कोई अगर व्यक्ति ग्रसित है किसी रोग से, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी क्षमता कमजोर है, उसकी आंखों की क्षमता कम है, या तो वो नज़दीक का नहीं देख पा रहा है या ज़्यादा दूर का नहीं देख पा रहा। तो क्षमता का मतलब है आँख की का कि आँख की वह क्षमता जिसके कारण कोई भी स्वस्थ व्यक्ति सबसे निकट और सबसे दूर देख सकता है, उसे आँख की क्या कहते हैं, समंजन क्षमता के। दो बिंदु और होते हैं, एक होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और एक स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। तो देखो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है कि वह अधिकतम, वह नज़दीक दूरी जिसे कोई भी स्वस्थ आँख आसानी से देख सकती है, मतलब वो निकटतम बिंदु जिसे कोई स्वस्थ आँख आसानी से देख सकते हैं उसे कहते हैं निकटतम बिंदु, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछो कोई दूर बिंदु क्या होता है फिर, तो वही कोई भी स्वस्थ आँख जितना दूर बिंदु देख सकती है, यानी जितना दूर बिंदु देखेगी वही उसका क्या है, दूर बिंदु, और उसे कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, जो एक स्वस्थ आँख के लिए अनंत तक होती है, यानी कोई व्यक्ति अनंत तक देख सकता है। आपको लग रहा होगा अनंत कैसे देखेंगे, देख लेते हैं फिजिक्स की भाषा में, छत पे खड़े होकर देखना कभी दिख जाएगा अनंत कहाँ है। अब कुछ दोष लिखे हुए हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, सही है, अबिंदुकता, सही है। तो मैं बता देता हूँ सारे दोष क्या क्या होते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि
इस दोष से वो पीड़ित व्यक्ति होते हैं जिनको निकट का तो स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। क्या कहा मैंने कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, यानी नाम के विपरीत होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट का तो दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में मान लीजिए ये आपका नेत्र है, जैसा भी बन जाए ठीक है, ये नेत्र है आपका, मान सकते हैं लेंस है। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है, सॉरी ये ऐसे, यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपको ध्यान, ये रेटिना है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है हमारा। तो निकट दृष्टि दोष में आपको ध्यान रखना है कि जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है। क्या कहा मैंने, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। इसके क्या कारण है, इसके दो कारण आप ध्यान रखेंगे। एक तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, जो लेंस है हमारी आंख का उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना या फोकस दूरी कम हो जाना। अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो हम कहते हैं कि रेटिना और जो लेंस के बीच की दूरी है वो बढ़ गई है। क्या हुआ, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दो कारण, पहला वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना लेंस की और फोकस दूरी कम हो जाना, दूसरा लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, अगर इसके निवारण की बात करेंगे तो निवारण कैसे करते हैं इसका, तो निवारण करते हैं इसका अवतल लेंस से। किससे करते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस लगा देंगे ऐसे, अवतल लेंस लगा दोगे ऐसे तो क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब यहाँ से जा रहा था एक्चुअल में ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे करके कहाँ बन जाएगा, ये रेटिना पे बन जाएगा सीधा। कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे। तो आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष में व्यक्ति को निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसके दो कारण हैं, एक तो नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना या फोकस दूरी कम हो जाना, और दूसरा है तुम्हारा क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अगर इसके निवारण की बात करेंगे तो इसमें जो रेटिना से पहले जो बनता था, अगर आप इसमें अवतल लेंस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अवतल लेंस, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा था वो रेटिना पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये लेंस आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दूसरा दे रखा है बेचारा तुम्हारा दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष आप समझ सकते हो, सेम उल्टा है उसका। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी। भाई दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। यानी इस दोष में क्या होगा, जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था, यानी जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था इस दोष में, इसमें जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था वो कहाँ बनता है, वो रेटिना के पीछे बनता है। ऐसे कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। तो हम क्या करते हैं, इसे दूर करने के लिए इसके दो कारण रहे होंगे वही से, जैसे उसमें क्या था, उसमें था कि वक्रता त्रिज्या बढ़ गई थी, फोकस दूरी कम हो गई थी, और रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या थी, बढ़ गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है कि इसमें क्या होता है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है लेंस की, वक्रता त्रिज्या कम होती है यानी वक्रता त्रिज्या कम होगी यानी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और दूसरा लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो कम हो जाती है। क्या कहा मैंने, दो कारण, पहला कि वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है यानी फोकस दूरी बढ़ जाएगी लेंस की, और दूसरी बात लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाती है। इसमें जो होता है प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, रेटिना क्या होता है, पीछे बनता है। तो इसके निवारण के लिए आप अवतल लेंस यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अवतल लेंस। वो बिंदु ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और ये कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इसका जस्ट रेटिना पे बन जाएगा, यानी यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। अगर आप चश्मा चढ़ा देंगे इसकी आंखों में से तो ये होता है हमारा दूरदृष्टि दोष। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। क्या है, तो जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है कि इस दोष में जो बुढ़ापे में होते हैं लोग, बड़े बड़े उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, यानी लचीलापन उनका कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये रोग अधिकतर बड़े उम्र में होता है, और इसमें क्या होता है, दोनों ही होते हैं उसे दर्शित कि ना तो उन्हें ज़्यादा दूर का दिखेगा और ना ही ज़्यादा नज़दीक का। किसमें, जरा दृष्टि दोष में। इसके निवारण की अगर आप बात करोगे तो इसके निवारण में द्वि फोकसी लेंस यूज कर सकते हो। जैसे आपको अगर निकट दृष्टि दोष है तो आप ऊपर वाला अवतल बनाएंगे अगर आपको, और नीचे वाला नज़दीक देखने के लिए, उसके लिए आप कौन सा बनाएंगे, दूरदृष्टि, वो वाला अवतल लेंस लगा होता है, नीचे वाला और ऊपर वाला अवतल लेंस होता है। ठीक है, एक और दे रखा अबिंदुकता। ये क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इसे ये तो किसी में भी हो सकता है, हम लोगों में जैसे 16 साल से पहले भी हो जाता है। किसमें क्या होता है कि उस लोग एक साथ, एक तो होते हैं क्षैतिज रेखाएं ऐसे क्षैतिज, और एक होती है ऊर्ध्वाधर, इन दोनों पे एक साथ फोकस नहीं कर पाता। यानी अबिंदुकता में क्या होता है कि वो दूर, मतलब क्षैतिज और जो पंक्तियां हैं हमारी ऊर्ध्वाधर, उनमें एक साथ फोकस नहीं करेगा। यानी अगर ऊर्ध्वाधर सही देख पाएगा तो क्षैतिज नहीं देख पाएगा, क्षैतिज देखेगा ऊर्ध्वाधर नहीं पाएगा। इसका कारण ये होता है कि उसकी जो कॉर्निया होती है वो गोल होती है। क्या होती है, कॉर्निया गोल हो जाती है, और इसके निवारण के लिए आप बेलनाकार लेंस यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो
ये टॉपिक थ्योरी का था जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट से आधा करा दिया मान लीजिए ऑप्टिक्स का, बाकी आपका कुछ बचा है वो मैं अभी कराता हूँ। ये थ्योरी आप इसे करेंगे, इसके बाद हम कुछ डेरिवेशन करेंगे अब, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं अभी, आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक दे रखा है अवतल गोलीय अपवर्तनांक तल के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना, यानी अवतल गोलीय अपवर्तक तल के लिए सूत्र के स्थापना फोकस दूरी का, या n-1/r इज इक्वल टू 1/v - 1/u। अच्छा ये किसके लिए? अवतल के लिए। अच्छा सेम आप उत्तल के लिए भी कर सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा सा चित्र चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि माना ये एक APB क्या है? अपवर्तक तल है। क्या है? एक APB अपवर्तक तल है, और ये जो CN है इस पर अभिलंब बना हुआ है। क्या है? अभिलंब बना हुआ है। तो हम कहते हैं जब प्रकाश की किरण O से चलेगी, कहाँ चलेगी? O से, तो अभिलंब M पे पड़ेगी, इस M बिंदु पे। जब M बिंदु पे टकराएगी तो अपवर्तन क्या है? इसके अंदर एक और तो हवा है, एक और N माध्यम का अपवर्तनांक है। तो जब प्रकाश की किरण O से चलेगी तो कहाँ जा रही है? विरल से सघन में, तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब आप देख रहे हो रेड पेन से, ये इधर लौट के आएगी और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? I पे बनेगा। दोबारा सुन लो कि प्रकाश की किरण O से गई है नीली वाली, तो ये आई कौन बना रहा है? ये आई दिख रहा है आपको इस वाले ब्लैक से, और ब्लू वाले के बीच आई है क्योंकि आपतन कौन है? ये अभिलंब की ओर झुक गई CN की ओर ऐसे, तो ये बैक हो गया आएगी। इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई पे। तो ये कौन और ये दोनों कौन बराबर होंगे आपस में? रेड वाला ब्लैक वाले के बीच में, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। तो ये R होगा, ठीक है। ये चित्र बना लिया, और हमने क्या किया? मान लिया कि ये अल्फा बीटा गामा कौन है? किससे? मुख्य अक्ष से। किसके? आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों क्या बनाते हैं? अल्फा बीटा कोण बनाते हैं। और ये हाइट मान ली, जो ध्रुव होता है और जो क्या है वक्रता केंद्र, उसके बीच की दूरी R होती है। जो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी V होती है। ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी U होती है। इधर सारी दूरियां माइनस में नापते हैं और उधर दूरियां सारी प्लस में नापते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं। देखो इस तल पे आप क्या लगाएंगे? स्नेल का नेम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्नेल का नेम। कौन से पे? APB तल पे। तो आप लिखते हो स्नेल का नेम क्या होता है? n = sin I/r। इसे आप लिख सकते थे 1 and 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे n = सर sin I/sin r, क्योंकि ये स्नेल का नेम हमने भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये जो I और R है ये छोटे कोण है। कैसे? छोटे कोण। हम ऐसे कहते हैं साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा है, अगर साइन थीटा है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, खाली क्या लिख सकते हो? थीटा। तो ऐसे मैंने लिख लिया n = I/r। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे I = क्या हो जाएगा? n × r। समीकरण 1 लिख दिया। सही, वो मैंने बता दिया कि आपतित किरण, अपवर्तित तथा अभिलंब मुख्य अक्ष से क्या बनाते हैं? अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। अभी आप ये त्रिभुज देखिए, मैं इस त्रिभुज को एक मानता हूँ, यहाँ से MOC को, MOC। तो आप देखेंगे ये वाला कोण कितना है? I है, ये वाला अल्फा, ये वाला गामा है। तो आप देखेंगे त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के किन्हीं दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर। तो आप कहेंगे I + अल्फा क्या होगा? गामा होगा। यानी गामा क्या होगा? अल्फा + I है, I + अल्फा। तो यहाँ से I कितना आएगा? आप अल्फा को इधर ले जाएंगे तो गामा I आ जाएगा, गामा माइनस के अल्फा, और समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। सेम आप इस वाले त्रिभुज में करेंगे, MIC में, MIC में ये R है, ये वाला कोण कितना? रेड वाला R है, और ये बीटा और ये गामा। फिर से वही प्रॉपर्टी कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर। तो आप कहोगे गामा कितना होगा? यहाँ से बीटा + R। तो R कितना आ जाएगा? बीटा इधर माइनस का, तो गामा माइनस के बीटा। अभी आप अल्फा बीटा क्या है? छोटे कोण है, तो tan थीटा को भी आप थीटा लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो आप बताइए इस त्रिभुज में अल्फा क्या होगा? भाई इस वाले त्रिभुज में मान लीजिए ये पूरा है त्रिभुज, ये बना देता हूँ एक त्रिभुज यहाँ पे, आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है एक्चुअल में, ये वाला, ये H है आपका, ये अल्फा है, यहाँ पे O है, ये बीटा है यहाँ पे, और ये I है, और ये गामा है, ये C है। तो देखो tan थीटा होता है लंब बट्टे आधा। देखो लंब क्या है? H है सब में। इस त्रिभुज की बात करोगे तब भी लंब H है, और इस त्रिभुज की बात करोगे तब भी लंब H है, और इस वाले त्रिभुज की बात करोगे तो लंब H है। लेकिन आधार बदल जाएगा। जब आप अल्फा लगाओगे तो लंब बट्टे आधार, यानी H बट्टे माइनस के U। अल्फा क्या लगाओगे? माइनस के H बट्टे U। जब आप बीटा लगाओगे ये वाला, तो tan थीटा लंब बट्टे आधार, लंब H और आधार इसका माइनस के B, तो H बट्टे माइनस के B। फिर आप गामा निकालेंगे तो भाई लंब बट्टे आधार, यानी H बट्टे माइनस के R। अभी आप क्या करिए, I और R के ये जो मान थे आपके, I वाला ये वाला गामा माइनस अल्फा, और R का ये मान गामा माइनस के बीटा, आप इसे समीकरण 1 में रखेंगे तो आप कहेंगे ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा I की जगह, I की जगह क्या? गामा माइनस के अल्फा, और R की जगह गामा माइनस के बीटा लिख दिया। क्या लिख दिया? बीटा। अब अल्फा बीटा गामा के मान आप ये वाले इसमें रख देंगे समीकरण 4 में, यानी गामा की जगह
ये माइनस के एच बट्टे आर, यहाँ देखो माइनस के एच बट्टे आर। जब आप एल्फा का मान रखेंगे माइनस के एच बट्टे यू, तो देखो माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये एच बट्टे यू बन जाएगा। फिर आप उधर क्या है, ये देखो गामा, फिर से माइनस के एच बट्टे आर, फिर से बीटा, बीटा क्या है माइनस के एच बट्टे बी, तो माइनस माइनस का ये वाला माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच बट्टे वी हो गया। अभी आप यहाँ से एच कॉमन ले सकते हो, दोनों जगह सेम है, तो माइनस के 1/r प्लस 1/u बचेगा बराबर n। यहाँ से भी आपने एच कॉमन ले लिया, यहाँ से भी, तो माइनस के 1/r प्लस 1/v। अब आप कहेंगे एच से एच कट गया, यानी माइनस के 1/r प्लस 1/u बराबर माइनस के n/r प्लस n/v बचेगा। n का मल्टीप्लाई किया ना मैंने, माइनस के n/r और माइनस के n/v। आप इधर ले आएंगे चेंज करके, प्लस का आ जाएगा n/r, इधर प्लस का, ये पहले से है माइनस के 1/r, इसको ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा 1/u। अब यहाँ से एलसीएम सेम है r, तो n-1 इज इक्वल टू n/v माइनस के 1/, यही प्रूव है। ये क्या है, ये अपवर्तनांक के लिए सूत्र का स्थापना है, किसके लिए, अवतल के लिए। गोलीय के लिए भी, उत्तल के लिए भी सेम होता है, बस उसका चित्र चेंज है। अगर आपको लगता है स्पीड में, तो आप इसे आराम से दोबारा चेक करके देखेंगे 2-3 बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला टॉपिक देखेंगे हम कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना। क्या टॉपिक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना, या लेंस मेकर सूत्र, या लेंस मेकर सूत्र। इसके लिए हमने क्या किया है, एक उत्तल लेंस लिया है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n है। इसमें 2 तल हैं, एक इधर तल है, एक इधर है। पहले तल में भी हवा है, दूसरे में भी हवा है, लेकिन हमने कहा ये जो लेंस है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है। अगर आप तल फर्स्ट के लिए देखेंगे, ये वाला जो है, इसमें 2 अवलंब बनाए हुए हैं, C2N2 और C1N1। ठीक है, क्योंकि इसकी वक्रता दर्जा पहली वाली इधर होती है C1N1 और C2N2। तो जो वस्तु की दूरी, जो वक्रता दर्जा दूरी R2 होती है, मैंने बताया पहले भी R1, और ये U होती है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V डैश या V होती है। मैं बताता हूँ सारी करनी कैसे है। देखो पहले तल के लिए क्या होगा, अभी आप देखना ध्यान से जो मैं बताता हूँ, कि ये O वस्तु पर प्रतिबिंब रखा है। ठीक है, वस्तु रखी है O पे, इससे प्रकाशीय किरणें कहाँ जाएंगी, हवा से n माध्यम में। कहाँ जाएंगी, हवा से n माध्यम में, O से जो चलेंगे, तो ये क्या होगा, अविलंब ये C1 है N1 की ओर झुक जाएंगे यहाँ पे, और I डैश पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, V डैश दूरी पे। क्या कहा मैंने, कि वस्तु की प्रकाशित किरणें जो O से चलेंगी जब, तो इस पे टकराएंगे, भाई इसका माध्यम हवा है और ये n है, तो अविलंब की ओर क्या होगा, विरल से सघन में जा रही है, तो अविलंब की ओर झुकेंगी N1C की ओर, तो ये प्रकाशित किरण आप देख रहे हो झुक गई, और I डैश पे प्रतिबिंब बना V डैश दूरी पे। तो इसके लिए क्या हुआ कि N1 तो क्या है, n ही है भाई, हवा से n में हो रहा। अपवर्तनांक कैसे लिखा जाता है, हवा से n में, यानी विरल से सघन में लिखा जाएगा, तो n ही लेंगे N1 के लिए। R1 जिसकी त्रिज्या R1 लेंगे, U क्या है, U है, और V क्या है, V डैश है। यहाँ पे क्या है, V1, आप इसे V डैश भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, V डैश। तो देखो अभी आपने पढ़ा था सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n-1/r इज इक्वल टू n-v-1/u से। आप फर्स्ट मीडियम के लिए क्या लिखोगे भाई, n की जगह n1, r की जगह r1, n की जगह n1, v की जगह v1 -1/u1। अभी आप जानते हैं n1 की जगह तो आपको n लिखना है, r1 की जगह आपको r लिखना है, r1 की जगह आपको r1 लिखना है, और n1 की जगह आपको n लिखना है, और v1 की जगह आपको v डैश लिखना है, और 1/u1 की जगह आपको u लिखना है। क्या लिखना है, u की जगह u1 की जगह u लिखना है। ठीक है, ये समीकरण 1 लिख दिया। अब होगा क्या, तल सेकंड वाले को आप देखेंगे तो ये जो I डैश है, ये प्रतिबिंब क्या था, पहले वाले वस्तु का आभासी प्रतिबिंब था। सेकंड जो तल है, इसके लिए ये जो प्रतिबिंब है आभासी I डैश, ये वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब प्रकाशीय किरण इससे, जैसे आप देख रहे हो इस पर रेड पेन से निशान लगा, ये किरण इधर जाएंगे, तो अब अपवर्तन कहाँ हो रहा है, n माध्यम से हवा में। कहाँ हो रहा है, n माध्यम से हवा में। तो ये किरण अविलंब N2C2 से क्या होगा, दूर हटेगी। N2C2 से क्या होगा, ये देख रहे हो आप, इससे ऐसे जानी चाहिए थी, ये इससे क्या हुआ, दूर हट गई। क्या हुआ, दूर। तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना है, I पे बना है। कहाँ बना है, I पे, V दूरी पे। किसका, I डैश जो था सेकंड तल के लिए। अपवर्तन कैसे हुआ था, n माध्यम से हवा में, तो अविलंब से दूर हटा, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, I पे बना। आप ऐसे ही लिखेंगे। तो सेकंड तल के लिए क्या होगा, देखो जो N2 है वो उल्टा हो जाएगा भाई पहले का, क्योंकि अभी क्या था, हवा से n माध्यम में, अब क्या है, n से हवा में, तो उल्टा हो गया। R2 हो जाएगा, U2 होगा V डैश। क्यों, क्योंकि ये वाली जो दूरी है, ये वाली V डैश, यही तो प्रतिबिंब का काम कर रहा है यहाँ पे। तो U2 जो इसके वस्तु की दूरी है इस वाले दल के लिए, वो तो V डैश होगी, और प्रतिबिंब की दूरी V होगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, V2 V होगी। अब यही फॉर्मूला सेम यूज करना है आपको, n-1/r इज इक्वल टू n/v -1/u से। n2 - 1 r2, n2/v2 -1/u2। n2 की जगह 1/n लिखना है, -1, r2 की जगह r2, n2 की जगह फिर से 1/n, और v2 की जगह v लिखना है, और u2 की जगह आपको v डैश लिखना है। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, n ही आएगा। तो आप कहेंगे n - 1 और into 1, यानी 1 - n/n/r2।
यहाँ ये अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे बाहर का बाहर, तो आप कहोगे 1 इज इक्वल टू n इंटू वी माइनस 1/v डैश हो जाएगा सेम। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, n2 नीचे आ जाएगा ये। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 1/n कॉमन है, देखो n 1/n माइनस 1 माइनस n इज अपॉन r2। यहाँ से 1/n कॉमन लेना थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो, मैं बताता हूँ कैसे लिया है। 1/n यहाँ पे n नहीं, आप जैसे सोचे मल्टीप्लाई करो आप इसका अंदर, तो 1/n यहाँ तो नीचे आ ही जाएगा, यहाँ पे भी नीचे n आएगा मल्टीप्लाई करने पे। इसका मतलब क्या, ये वाला n इससे कट जाएगा और ये सेम बचेगा जो बच रहा था। ठीक है, क्या बचा, n/v डैश। अब ये बचा क्या, 1 माइनस n r2 इज इक्वल टू 1/v माइनस n/v डैश। सही है, समीकरण नंबर 2 लिख लिया मैंने, इसे क्या लिख लिया, 2। अभी आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, देखो n माइनस ये कहाँ गया, n माइनस 1/r1, n माइनस 1/r1 प्लस ये वाला 1 माइनस n/r2, इधर वाला n/v डैश माइनस 1/u, इधर वाला 1/v माइनस n/v डैश। तो आप देखोगे n/v डैश से n/v डैश कट गया। यहाँ पे देखो अगर ये n माइनस 1 है और आप इसे n माइनस 1 लिखते हो तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। अगर आप 1 माइनस n को n माइनस 1 लिखोगे तो माइनस कॉमन, तो आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस से। यहाँ क्या बचा, 1/v प्लस का 1/u माइनस का, तो यहाँ से देखो आप n माइनस 1 कॉमन है तो क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u, तो 1/f हो जाएगा ये। ठीक है, तो यही क्या है, यही लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अगला। अगर ये प्रकाशिक, हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जब दो लेंसों को संयुक्त करके रखेंगे तो उनकी फोकस दूरी और शक्ति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी ये दो लेंस हैं L1 L2, इनको संपर्क में रखा गया है, जैसे पहले की फोकस दूरी F1 है और दूसरे वाले की F2 फोकस दूरी है। ठीक है, तो आप देखेंगे लेंस L1 से U दूरी पे एक वस्तु रखी है O, इससे जब प्रकाशिक किरणें चलेंगी तो इसका प्रतिबिंब I डैश दूरी पे बनेगा, B डैश दूरी पे I डैश बिंदु पे। ठीक है, तो पहले वाले तल के लिए अगर हम बात करें लेंस L1 के, तो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो आप फोकस पहले वाले के लिए F1 काम करेगा और प्रतिबिंब क्या बन रहा है B डैश पे, आपने B डैश लिख दिया और U वस्तु की दूरी है। लेकिन लेंस L2 के लिए क्या होगा, लेंस L2 के लिए जो I डैश है ये वाला प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। कैसे लिखेंगे आप कि लेंस L2 के लिए जो I डैश है प्रतिबिंब है वो आभासी वस्तु का कार्य करेगा और उसका अंतिम प्रतिबिंब V दूरी पर I पर बनेगा सेम। तो आप लिखेंगे लेंस L2 के लिए 1/f2, यानी फोकस दूरी क्या होगी इसकी अब 1/f, यानी आप लिख सकते हो फॉर्मूला वही यूज करना है आपको फिर से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f की जगह f2, v की जगह आपको v रखना है और u की जगह क्या रखना है आपको v डैश। क्या रखना है v डैश, क्यों, क्योंकि ये वाला प्रतिबिंब क्या कर रहा था, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो आप दोनों समीकरण जोड़ेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो आप देखेंगे ये कट जाएगा, फिर आप कहेंगे 1/f इज इक्वल प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो आप कहेंगे 1/v माइनस 1/u क्या होता है, ये होता है f, क्या होता है f, संयुक्त फोकस दूरी, यानी ये f होता है। तो आप कहेंगे 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो f1 इंटू f2, यानी f2 इधर आएगा f1 इधर आएगा, तो ये हो गया। अगर आप इसे क्रॉस करेंगे तो फोकस, अच्छा यहाँ से 2-3 बातें आपको याद रखनी है। जैसे आप देख रहे हो कि मान लीजिए लेंस L2 क्या होता है, यानी L2 क्या होता है, L2 लेंस अवतल होता, क्या होता अवतल। तो आप कहते हैं सर फोकल लेंस इसकी जो F2 है वो माइनस की आएगी, किसकी आएगी, माइनस की। जब आप इसे माइनस रखेंगे, ध्यान से देखना, इसे माइनस रख दिया और इसे भी माइनस, यानी मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यानी ऐसे f इज इक्वल टू माइनस F1 F2 बट्टे ये F1 माइनस F2 हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो फिर से क्या होगा, ये माइनस F1 F2, यानी माइनस कॉमन F2 माइनस के F1, तो ये कट जाएगा। यानी अगर ये दूसरा उत्तल लेंस होता तो फॉर्मूला क्या होता, F1 इंटू F2 अपॉन F2 माइनस F1 होता। ये फॉर्मूला कब होता, जब दूसरा लेंस उत्तल लेंस होता। अगर आप शक्ति की बात करें, शक्ति क्या होती है, पावर 1/f, जैसे मैंने पहले बताया था। अभी जैसे पहले वाले लेंस की क्या होगी फिर 1/f1 P1, दूसरे वाले लेंस की 1/f2 P2, तो आप रख देंगे ये संयुक्त फोकस दूरी हो गई। अगर आपसे यहाँ भी कहे मान लीजिए दूसरा लेंस क्या है, अवतल है, तो आप कहेंगे पावर क्या होगी, फिर ये वाला माइनस हो जाएगा। अच्छा, इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, दो लेंसों को जोड़ दीजिए तो उनकी पावर क्या होगी, यानी आपको दो की फोकस दूरी दे रखी तो आपसे पावर पूछेगा, पावर देके फोकस दूरी पूछेगा, तो आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब भी संयुग्मी की अगर फोकस दूरी प्लस की आती है तो दोनों का जो योग है वो कैसे काम कर रहा होगा, एज ए उत्तल काम कर रहा होगा। अगर दोनों की नेगेटिव आती है पावर तो वो कैसे काम कर रहा होगा, अवतल की तरह कार्य कर रहा होगा। एक सूत्र और ध्यान रखना, पतले लेंस के लिए न्यूटन ने एक सूत्र दिया था। न्यूटन ने ये बताया था कि जो हम दूरियां कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, उसकी बजाय अगर आप दूरियां मुख्य फोकस से नापोगे तो वो आसान रहता है। क्या रहता है, आसान। क्या बताया न्यूटन ने कि जो दूरियां नापते हैं वस्तु की या प्रतिबिंब की, जो
प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र की बजाय अगर कहाँ से नापें, मुख्य फोकस से नापेंगे तो वो आसान रहता है। यही इसीलिए उन्होंने सूत्र दिया x1 x2 इज इक्वल f1 इंटू f2। अब यहाँ x1 क्या है, तो यहाँ f1 मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी है। f1 क्या है, मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी। x2 क्या है, x2 है मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। भाई x1 क्या था, मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी। x2 क्या है, मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। f1 क्या है, पहले मुख्य फोकस की दूरी, और f2 क्या है, द्वितीय फोकस की, द्वितीय जो लेंस है उसकी फोकस दूरी। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही, आप इसे पढ़ो, इसमें जरूर कुछ ना कुछ आपको लॉन्ग आंसर मिलेंगे। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों का फायदा करिए, शेयर करो, और जितने भी लोग वीडियो देखते हो व्यूज ज़्यादा आते हैं और लाइक कम आता है, तो आप लाइक भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, नेक्स्ट का इंतजार करें, वो आपको कल मिल जाएगा उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पेपर से पहले सारा मिल जाएगा आपको, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप बेनिश्चिंत होकर मेहनत करें। और न्यूमेरिकल का क्या सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल आप कैसे करें और पेपर कैसे करें, इसके लिए मैं लास्ट टाइम पे एक वीडियो बनाऊंगा कल शाम को, जिसे आप देख के आपको एनर्जी आएगी कि हाँ हम पेपर कर पाएंगे टेंशन फ्री। ठीक है, तो धन्यवाद, इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए।